अभी हम देख रहे हैं क्या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जैसा हिमांशु बता रहा है कि भाई ये नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार हैं जिससे कोई नागरिक किसी भी देश का हो वो अपने गरिमामय पूर्ण जीवन को बिता सके। ठीक है, ये वैसे अधिकार हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति कोई सा भी रोजगार कर सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है, कोई व्यक्ति अबाध रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकता है, कोई व्यक्ति को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो क्या कर सके, कुछ भी बोले, बोलने की आज़ादी, ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर देखो तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर आप देखोगे तो भाई सबसे पहले ये है कहाँ, ये है कहाँ, मौलिक अधिकार है कहाँ? आप डालो पहले फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फिर उसके बाद लिखो पार्ट यानी कि भाग 3। कितने में है? भाग 3 में है। और आर्टिकल अनुच्छेद कहां से कहां तक है? ठीक है, 12 से 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। हमने ये प्रावधान कहां से लिया है, प्रोविजन कहां से लिया है? तो ये हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, मौलिक अधिकार का प्रावधान हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है, कितने हैं मौलिक अधिकार? ठीक है, 6 हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। ठीक है, पहले कितने थे? 7 थे। अभी हम एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, और भाग 3 को क्या कहा जाता है? हाँ, मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। भाग 3 को, इस पाले पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब हो गया कोई बहुत बड़ा फरमान, कोई बहुत बड़ी चीज। ठीक है, कुछ ऐसे समझो। ठीक है, तो ऐसे अधिकार दिए जा रहे हैं ना आपको जिनसे आप एक तरीके से बिल्कुल स्वतंत्रता महसूस कर रहे हो, तो इसलिए क्या कहा जा रहा है? मैग्ना कार्टा। याद रखेंगे, मैग्ना कार्टा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1215 में एक किंग जॉन है, क्या इंग्लैंड का एक राजा है, किंग जॉन। तो उनके द्वारा एक पत्र प्रदान किया गया था, कुछ अधिकार दिए गए थे। शुरुआत ऐसा मानते हैं कि वहां से हुई है मौलिक अधिकारों की। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि ये पहला लेटर था जो लिखा गया था किंग जॉन के द्वारा। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम अगर इनको देखें तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है। कैसे हैं ये? राज्य के विरुद्ध। ये राज्य के विरुद्ध है। क्यों राज्य के विरुद्ध है या राज्य के अगेंस्ट क्यों है? ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट हैं। क्यों है? क्योंकि राज्य थोड़ी चाहेगा सब कुछ प्रदान करना, और राज्य की मजबूरी होगी प्रदान करना क्योंकि प्रोविजन है, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रवर्तनीय है, एनफोर्सिएबल हैं। कैसे हैं ये? प्रवर्तनीय, यानी कि न्यायालय द्वारा इनको जबरदस्ती लागू कराया जाता है। अगर कहीं नहीं हो रहे हैं तब जबरदस्ती लागू कराया जाएगा। समझ में आ गया? ये न्यायोचित हैं, जस्टिसिएबल हैं, न्यायोचित, यानी कि इनके लिए न्याय प्रदान किया जाता है। समझ में आ गया? एनफोर्सिएबल, जस्टिसिएबल, ठीक है, अगेंस्ट ऑफ स्टेट, राज्य के विरुद्ध। अब देखो, मैं अगर कहूं कि जैसे तुम सब हो और तुम्हारे बहुत सारे अधिकार हैं जिनके चक्कर में मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो किसके खिलाफ हो गए? मेरे ना, जिनके लिए मुझे करना पड़ेगा एक तरीके से। ठीक है, फिर दूसरी बात, संरक्षक। कौन है इसका संरक्षक? गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। उतारा इतना? ठीक है, फिर अगर आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो कोई छीन लेता है या कोई उनको कम करने का प्रयास करता है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है, क्योंकि संरक्षक आपका सुप्रीम कोर्ट है, एक रास्ता है आपके पास हाई कोर्ट और एक रास्ता है आपके पास सुप्रीम कोर्ट। अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में 226
अनुच्छेद ये पावर दे रहा है आपको कि आपके मौलिक अधिकार अगर समाप्त करता है या कोई कम करता है या कोई छीनने का प्रयास करता है, कोई मतलब राज्य एक तरीके से, तो आप कहां जा सकते हैं? आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट आपको देता है आर्टिकल 32, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 में। दोनों में अंतर क्या है? अगर आपके मौलिक अधिकार छिन रहे हैं तो दोनों डॉक्टरों के पास जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? दोनों में अंतर यह है कि जब भी आपके यहां मौलिक अधिकारों का हनन होगा, ठीक है, इनको कोई छीनने का प्रयास करेगा, ठीक है, कहां है, ठीक है, इनके फंडामेंटल राइट के इन्फ्रिंजमेंट पर कहां जाएंगे? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उधर ध्यान दें, ठीक है, इन मौलिक अधिकारों के हनन पर, ठीक है, हम यहां जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों में बस इतना अंतर है कि सुप्रीम कोर्ट कौन है? गार्जियन, सीधे सीधे आपके पिताजी, ठीक है। अब कोई छोटा एक बच्चा है, गली में उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो वो कहां जाएगा? दो ऑप्शन है, चाचा के पास चला जाए या फिर पिता के पास चला जाए। चाचा उसको क्या कह सकते हैं कि यार अभी मैं कुछ काम कर रहा हूं, रुक जा, अभी चलेंगे उसके घर, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन पिता के पास जाओगे तो पिता कहेगा चल, किसने मारा? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट बने ही फंडामेंटल राइट की रिट्स के लिए है, यानी कि मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए सारे विवाद जो हैं वो सुलझाने का काम किसके प्राइमरी है, किसकी प्राथमिकता है, ठीक है, प्रायोरिटी देगा कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आपको प्रायोरिटी देगा, ठीक है। हाई कोर्ट हो सकता है कोई बहाना बना के आपको कह दे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों में बस इतना अंतर है, बाकी दवाई दोनों देंगे, ठीक है। फिर एक बात यहीं पे हमें याद रखनी है कि यहां एक आर्टिकल है, वो है आपका 32। ये 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों की बात करता है, संवैधानिक उपचार, ठीक है, संवैधानिक उपचार, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट आपका ऐसा है जो अपने आप में, एक आर्टिकल ऐसा है जो अपने आप में खुद फंडामेंटल राइट है, ठीक है, और पूरा कंप्लीट है। इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अभी मैं इसमें पूरी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसी को क्या बताया है? संविधान की आत्मा बताया है। इसी को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, संविधान की आत्मा। उन्होंने बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उपचार की बात है। अब देखो, उन्होंने बोला कि मौलिक अधिकार आपने प्रदान कर दिए, आपने कुछ अधिकार दे दिए कि भाई ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये चीजें मिलेंगी, ऐसा फलाना नहीं मांगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें उन्होंने समझाई। लेकिन उन्होंने बोला कि ये तब तक कोई वैल्यू नहीं रखते जब तक हम इनका ट्रीटमेंट इनको नहीं देते। यानी कि अगर मौलिक अधिकार कोई छीनता है तो उसका उपचार कैसे करना है, तो ये ज्यादा जरूरी है। तो मौलिक अधिकार बिना उपचारों के कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए उन्होंने इसी को क्या बोला है? संविधान की आत्मा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब बताओ मुझे, प्रवर्तनीय का मतलब क्या है? प्रवर्तनीय का मतलब वो तो परिवर्तनीय हो गया, परिवर्तनीय, यह है प्रवर्तनीय। देखो, कुछ भारतीय संविधान में आप देखोगे ना, तो कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ नियम कानून ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती क्या कराया जाता है? लागू कराया जाता है उनके छीनने पर, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक लागू हैं। समझ में आ गया? तो जिनको अगर आप कोई छीनने का प्रयास करेगा या खत्म करने का प्रयास करेगा तो कोई बैठा हुआ है जो देख रहा है कि ये हटाए तो हम लागू करवा देंगे, ठीक है। जस्टिसिएबल
नॉन जस्टिसेबल, न्यायोचित, गैर न्यायोचित का मतलब क्या है? ये जो न्यायोचित लिखा हुआ है, न्यायोचित, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन मामलों में आपको न्याय प्रदान किया जाएगा। अगर आपको ये अधिकार छूट, आपके अधिकार कोई हनन कर रहा है, उनका हनन कर रहा है, छीन रहा है, तो आपको क्या दिया जाएगा? न्याय दिया जाएगा। आप न्यायालय जा सकते हैं, न्यायोचित हैं। इसका मतलब कोर्ट इनमें क्या करेगी? सुनवाई करेगी। जैसे आप देखो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, तो वो संविधान में स्वतः ही लागू हैं, उन्हें लागू कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 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 मैं आपको बताऊं कि अच्छा, स्वतः ही लागू का मतलब है कि वो संविधान में है, वो एक केवल बताया गया है कि भाई आप जब कानून बनाओगे राज्य के लिए, डीपीएसपी के बारे में बता रहा है कि जब आप कानून बनाओगे तो आपको क्या याद रखना है? इन पॉलिसीज को ध्यान में रखना है, यानी कि इन नीतियों को ध्यान में रखना, तब कानून बनाना है। ठीक है, अगर मान लो नहीं करा, राज्य ने नहीं करा, तो ऐसा नहीं है राज्य के खिलाफ कुछ हो जाएगा। जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, आर्टिकल 39A में कह रहा है ना, और मुफ्त विधिक सहायता, ये 39 ही तो आर्टिकल है। तो वहां अगर आप देखोगे तो ऐसा अगर आप देखोगे तो वहां क्या देखने को मिलता है कि ऐसे कामों के लिए, ऐसे नियमों को आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो नहीं मिल रहा है ऐसा, और इस बात पे आप न्यायालय चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। न्याय आपको इन चीजों पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बताया गया है कि भाई कर लेना, ठीक है, उनमें दंडित करने का अधिकार नहीं है। यहां न्यायालय द्वारा दंडित करने का अधिकार है अगर आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहे। मतलब आपको नहीं दंडित करेंगे, जो आपको नहीं दे रहा है उसको दंडित करेंगे, यानी कि राज्य। ठीक है, बात समझ में आई क्या? नहीं आई? ठीक है, चले अब एक एक करके। अगर आपने इंट्रो समझ लिया हो मौलिक अधिकारों का, चलो देखो भाई, अब मौलिक अधिकार जो हैं वो यहां आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। समता या समानता का अधिकार इसको बोलते हैं। ठीक है, समता या समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार ना, लिखते जाओ साथ साथ जिन्होंने लिखना है। फिर राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। फिर अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अगला संपत्ति का अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार। इस संपत्ति के अधिकार के नीचे लिखो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे संविधान के भाग 12, संविधान के भाग 12A में अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 300A और पार्ट 12A। छोड़ दिया था तूने? दिमाग में थोड़ा ही आ रहा है।
हो गया छठा लिखा, ठीक है। तो यहां देखो, यहां वो दो जगह है, एक तो ये 31 आर्टिकल था, ठीक है, और दूसरा आर्टिकल था 19 का एफ। कौन सा था? 19 का एफ, ठीक है। तो लिख लो ये, इन दोनों आर्टिकल में क्या था? संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था, ठीक है। आगे लिखो, सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 है ना, ब्रैकेट में आर्टिकल लिखते रहना। लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है। अब पहले जल्दी से देखो एक बार, कौन कौन से आपके मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से हो गए। सबसे पहले आपने देखा समानता का अधिकार, है ना। दूसरा आपने देखा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और फिर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि 6 जो है वो हमने हटा दी, ठीक है। तो हमारे पास केवल 6 बचे। अब ये हैं, जल्दी से थोड़ा देख लो एक बार, एक दो क्वेश्चन पूछता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। हो गया? चलो फिर बताओ। अश्वनी, अश्वनी तुम बताओ, मौलिक अधिकार कितने हैं? हाँ, कितने बाबू, कितने? 12 से 12 से 35 आर्टिकल और 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा संपत्ति को, छोड़ो चलो आगे आओ, तुम्हें बताने के चक्कर में मुझे लगता है संपत्ति का अधिकार हटा देता है, याद रखेंगे। अब देखो यहां आर्टिकल 12 के बारे में बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 12 में। थोड़ा सा यहाँ आर्टिकल 12 को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आर्टिकल 12 जो है वो राज्य को परिभाषित कर रहा है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बस इतना आपने लिख देना, ठीक है। राज्य को परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य को परिभाषित कर रहा है ये अनुच्छेद 12, ठीक है। बाकी नोट्स तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करा ही दूंगा ये वाले, ठीक है। याद करने के लिए इतना ही याद रखना। 12 क्या कहता है, 12 ध्यान से सुनो। 12 में बताया है राज्य की परिभाषा के बारे में। तो राज्य क्या है? राज्य जो संसद है ना, संसद, तो संसद, इसी तरीके से राज्य में अगर आप देखोगे तो राज्य में क्या है?
वहां संसद है तो राज्य में भी है कुछ ऐसा, विधानमंडल क्या है, विधानमंडल। तो राज्य हो गया, विधानमंडल हो गया, और ऐसी ही संस्थाएं जो राज्य का काम कर रही हैं, यानी कि सरकार का काम कर रही हैं, जैसे एनजीसी, ओएनजीसी, सेल, बीएचईएल, ऐसी संस्थाएं, और साथ साथ वो भी राज्य में ही आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आसानी से तुम समझ पाओगे कि अगर मैं कहीं गया, मैं सड़क पे जा रहा था, ठीक है, सड़क पे जाते हुए एक रोड बन रही थी, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और वहां कोई, रात को मैं बाइक चला रहा था, तो वहां कोई ऐसा रिफ्लेक्टर नहीं लगे थे जिससे मुझे यह पता हो कि आगे ही 20 फुट गहरा गड्ढा है वहां सड़क पे, बीच सड़क पे। तो मैं उस गड्ढे में गिरा और जिससे मेरी क्या हो गई, डेथ। तो मैं किसके खिलाफ जाऊंगा, किसके खिलाफ जाना चाहिए मुझे? डिपार्टमेंट जो रोड बना रहा है उसके, ये कह रहे हो? और कुछ? डिपार्टमेंट के खिलाफ जाते तो डिपार्टमेंट कहता कि हमें क्या मतलब, हमने तो काम दिया था ठेकेदार को। ठेकेदार कहेगा कि मैंने काम दिया था मजदूर को, मजदूर कहेगा हमें नहीं पता जी, ठेकेदार ने जैसा बोला हमने वैसा किया। ठेकेदार बोलेगा हमें थोड़ी पता है, जैसा ऊपर से ऑर्डर आता है। तो कुल मिला के बात गोल गोल घूमती रहती। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह डिफाइन करा है कि ऐसी संस्थाएं जो राज्य सरकार का काम करती हैं, यानी कि सरकार के काम करती हैं। राज्य मतलब यहाँ केवल राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नहीं, राज्य का मतलब इसमें स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब क्या है, भारत सरकार, वो सरकार जो प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है, ठीक है। तो सरकार को अपोजिशन बनाओ, यानी कि जो आपका, जिसके खिलाफ आप फाइल कर रहे हो केस, वो कौन रहेगा? क्योंकि उसने, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा गवर्नमेंट से, क्योंकि सड़क बनाने का काम किसका था? सरकार का काम था। समझ में आ गई? तो इसीलिए खिलाफ किसके केस होगा? राज्य सरकार के खिलाफ केस होगा। तो यहां बस अब आप समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि राज्य को शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल है सरकार और संसद। सरकार मतलब जो मंत्री हैं, ठीक है। राज्यों की सरकार, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक है, जो लोकल हैं, ग्राम पंचायत, ये सब, जिला बोर्ड और फलाना निमाका, यहां तुम देख लो सारी वही सब संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, सरकार के काम को कर रही हैं, ठीक है, और राज्य के लिए काम कर रही हैं। यहां तक कि राज्य के साधन के रूप में काम करने वाला एक निजी निकाय, अभी मैंने तुम्हें बताया था निजी निकाय। निजी निकाय यानी कि प्राइवेट अथॉरिटी, जैसे किसी सिविल इंजीनियर ने दो तीन सिविल इंजीनियर मिले और उनको ना क्या एक कंपनी बना ली या फर्म बना ली जो काम कर रही है, क्या रोड बनाने का काम कर रही है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था सरकार से, तो उसके खिलाफ भी। तो अनुच्छेद 12 में राज्य के अर्थ में आती हैं। आया क्या समझ में? ठीक है, आया। राज्य की परिभाषा समझ में आई कि राज्य है क्या। राज्यों के मंत्रियों की बात कर लो, मतलब मंत्रियों की बात कर लो सरकार के, चाहे सरकार में हम संसद की बात कर लें, चाहे हम राज्य के लिए राज्य विधानमंडल की बात कर लें, चाहे हम लोकल जितनी पंचायतें हैं उनके बारे में, नगर पालिका जिला बोर्ड, चाहे हम ऐसी संस्थाएं जो ऐसी कंपनियों की बात कर लें जो सरकार के लिए काम कर रही हैं, ये सब, या कोई निजी व्यक्ति हो जो किसके लिए काम करता हो, सरकार के लिए काम करता हो, सरकार के कार्य को करता हो, वो सब किस में आएगा? आर्टिकल 12 में आएगा। और एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि सब कुछ किस में आता है? राज्य में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां अनुच्छेद 12 में केवल फंडामेंटल राइट के लिए यह बताया गया है कि मौलिक अधिकार हैं क्या, राज्य के लिए मौलिक अधिकार हैं क्या। तो डेफिनेशन समझा के ये समझा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो आगे। अब है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? सीधी सी बात कह रहा है कि संविधान ने कहा है कि सारे कानून जो होंगे वो ऐसे होंगे। ठीक है, ये बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ऐसे होंगे। और सरकार कैसे कानून बनाने लग गई? ऐसे। सरकार कैसे कानून बनाने लग गई? ऐसे। तो तुम देखो ना, जब संविधान ने गाइड किया था कि बनाने ऐसे हैं और ये चीजें ऐसे करनी है, तो जब सरकारें ऐसे करने लग जाएंगी तो उनको शून्य करने के लिए या उनको समाप्त करने के लिए क्या किया जा रहा है? न्यायपालिका को पावर दी जा रही है। आर्टिकल 13 में न्यायपालिका को पावर दी जा रही है। ध्यान से देखो,
कोई, जैसे हम अगर देखें, ये हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, ठीक है। चौथा स्तंभ आपका पत्रकारिता कहलाता है, ठीक है। तो अब आप देखो, पहला एक मान के चलो कि विधायिका है जो कानून बनाने का काम कर रही है, फिर है कार्यपालिका जो उसको लागू करवाने का काम कर रही है, फिर है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ये देख रही है कि जो कानून बना है वो सही से लागू हो रहा है या नहीं, और जो कानून बनाया गया है वो संविधान के पक्ष में है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संविधान के अगेंस्ट ही कानून बना दिया हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेक करके एक लेके आए थे ये कमीशन, जो कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम मतलब जो लोग, जो जजों का एक पैनल होता है, 5 लोग, वो क्या करते हैं, जजों की नियुक्ति का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का काम करते हैं, उसको बोलते हैं कॉलेजियम, ठीक है। तो कॉलेजियम की जगह एक नई बॉडी लेके आए थे जिसको बोला गया था एनजेक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या करा, शून्य घोषित कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध था। कॉलेजियम सिस्टम संविधान को समझा रहा है, ना कि एनजेक को। तो ये एनजेक कैसा हो गया, संविधान के विरुद्ध था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त। कौन करेगा काम, जीरो करने का काम कौन करेगा, केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। अगर राज्य के ने कोई विधि बनाई है, राज्य कोई कानून बना रहा है, तो उस राज्य का हाई कोर्ट कर देगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, राज्य का हाई कोर्ट भी देखता है, ठीक है। आया समझ, ठीक है। तो न्यायपालिका करती है। आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मत बोलो, क्या बोलो, न्यायपालिका। न्यायपालिका चेक करती है कि वो जो कानून बनाया गया है वो संविधान के विरुद्ध है या संविधान के साथ में है। ये तय करती है, देखती है, जांचती है उसको, उसमें कहीं छोटा तो नहीं हो रखा। अब यहां से थोड़ा सा समझो कि अनुच्छेद 13, सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ साथ असंगत हैं। असंगत का मतलब क्या हो गया, जो मैच नहीं कर रहे, संगत साथ वाले हो गए, असंगत मतलब साथ नहीं, या उनका अपमान करते हैं या वे शून्य हो जाएंगे, मतलब वे शून्य हो जाएंगे। कानून ने, जैसा संविधान ने बोला, तो ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, यानी कि मौलिक अधिकारों में जो दिए गए हैं, जैसा मौलिक अधिकार बताया गया है। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आर्टिकल 19 का क्लॉज डी, ठीक है, ये हमेशा पकड़ के रखना। 19 का क्लॉज डी, ये आपको कहीं भी अबाध रूप से घूमने फिरने की क्या देता है, आजादी देता है, ठीक है। आप कहीं भी जम्मू कश्मीर जाओ, चाहे आप शिमला जाओ, चाहे आप हरिद्वार जाओ, चाहे आप कहीं भी, ठीक है। तो अब मान लो कि किसी राज्य में, एक्स राज्य में आप गए और मई जून के महीने में आप चले गए, तो मई जून में उन्होंने गेट, जहां एंट्रेंस है राज्यों का, राज्यों के लिए कहीं एंट्रेंस है उस राज्य के लिए, उन्होंने वहां आधार कार्ड चेक करने शुरू कर दिए कि भाई इस राज्य का व्यक्ति ही हमारे राज्य में रहेगा, मतलब हमारे राज्य का व्यक्ति ही गर्मी मई जून के महीने में आएगा, क्योंकि हम नहीं झेल पाते इतनी पॉपुलेशन को, ठीक है। तो इसलिए बाहर का कोई व्यक्ति, बाहरी राज्य का कोई व्यक्ति हमारे राज्य में, तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा किसको चैलेंज करा इस वाले कानून ने, मौलिक अधिकार को। कौन से मौलिक अधिकार को चैलेंज करा, आर्टिकल 19 डी को चैलेंज करा। 19 के डी को तो चैलेंज करा, नहीं आया कि नहीं आया समझ, ठीक है। 19 के क्लॉज डी को चैलेंज करा, क्यों, क्योंकि वो तो कह रहा था कि कहीं भी आप घूम फिर सकते हो, अबाध रूप से कहीं आप घूम फिर सकते हो, विचरण कर सकते हो, और ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मई जून के महीने में हम आने नहीं देंगे इधर, ठीक है। फिर तो ऐसे कानून को क्या करेगा न्यायपालिका, शून्य घोषित कर देगा, ठीक है। तो ये कैसा कानून था, असंगत था। ये कैसा कानून था, असंगत, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है फंडामेंटल राइट से। अब यहां देख लो, आंग्ल भाषा में, all laws that are inconsistent with or derogation of any of the fundamental right shall be void, ठीक है। null and void, yes, void, ठीक है। समझ में आ जाएंगे कि भाई कोई भी ऐसा कानून होगा जो या तो जो मौलिक अधिकार हैं उनको या तो वो छोटा करने का प्रयास कर रहा है, कर्टेल भी लिख सकते थे हम यहां, अल्पीकरण करने का प्रयास कर रहा है, या उसको समाप्ति कर दिया पूरी तरीके से। जैसे यहां आपने देखा, यहां आर्टिकल 19 का क्लॉज डी को क्या कर दिया उन्होंने, 2 महीने के लिए छोटा कर दिया। समझ में आ गई ऐसा।
तो शब्द कानून का अर्थ है संसद या राज्य विधान द्वारा बनाए गए स्थायी कानून प्लस राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में वैधानिक साधन आदेश उपनियम ये सब। देखो मैं तुम्हें समझाऊं कि कानून कौन है, कानून वही है ना, कानून बनाने का काम कौन कर रही थी बताओ, अभी मैंने समझाया विधायिका कौन कर रही थी, विधायिका लेजिस्लेचर वही तो काम कर रही थी कानून बनाने का। और विधायिका अगर केंद्र में होगी तो कौन करेगी, पार्लियामेंट, और राज्य में होगी तो राज्य विधानमंडल। राज्य में कौन कानून बनाता है, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल किनसे मिलकर बना होता है, जैसे आप देखो संसद की अगर आप बात करोगे, संसद पार्लियामेंट की आप बात करोगे तो पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल आपका SLA विधानसभा, SLA मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और SLC स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको विधान परिषद कहते हैं, और अगला गवर्नर, ठीक है, इनसे मिलकर बना होता है राज्य विधानमंडल, इंग्लिश में उसे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, आया समझ। तो ये अगर यहां से वो बना है, इनसे पास होकर वो बना है, इनसे पास होकर बना है, या अगर आप देखो सीधे प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस पावर यूज करने का राइट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है इनको। ठीक है, तो अगर इन्होंने अध्यादेश जारी करा है तो वो भी तो कानून है। मानते हो कि नहीं मानते हो? अध्यादेश मैंने आपको बताया भी था, जैसे आपके आर्टिकल 123 में मैंने आपको बताया था, है ना, राज्यपाल के लिए 213 में मैंने आपको बताया गवर्नर के लिए कि राज्यपाल भी सेम अध्यादेश जारी कर सकते हैं राज्य के कानून के लिए, और राष्ट्रपति करते हैं केंद्र सरकार वाले कानून के लिए। ठीक है, तो अध्यादेश मैंने आपको बताया ही है, थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 12, 13 क्लियर हुआ। चलो अब देखो यहां थोड़ा सा और ये 13 समझा रखा है कि इन्हें फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने के कारण न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और इन्हें शून्य घोषित करा जा सकता है। आर्टिकल 19 का 13 न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान करता है। देखो कई बार पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आया है और उन्होंने कई बार ऑप्शन दिए हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 15, 12, ठीक है, 21, 31, और कह रहा है कि भाई इनमें से जुडिशियल रिव्यू कौन सा है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक समीक्षा, पुनर्विलोकन बोलते हैं वैसे जुडिशियल रिव्यू को, तो वो किसमें बताया गया है, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन, एक ही सब। तो यहां कहीं डेफिनेशन पूरे संविधान में कहीं इन्होंने आर्टिकल देके, मतलब संविधान में कहीं भी एक आर्टिकल देके ये नहीं बताया गया है कि ये आर्टिकल जुडिशियल रिव्यू का है। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि ये पावर, मतलब ये जो आप निचोड़ नहीं कहते कि ये निचोड़ क्या है, ठीक है, कंक्लूजन क्या है, एक तरीके से निष्कर्ष क्या कहना चाह रहा है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जुडिशियल रिव्यू है। भाई कानून बनाया था केंद्र में या राज्य सरकार ने कानून बनाया, और कानून बनाने के बाद उस कानून को क्या कर रहा है न्यायपालिका, वो तो कानून बन गया था ना, रिव्यू कर, देख रहा है, समीक्षा कर रहा है उसकी कि ये कानून जो है ये तो मौलिक अधिकार का कानून था और मौलिक अधिकारों को छोटा कर रहा है। क्या करा उसने, रिव्यू करा कि नहीं करा, तो वो कह रहा है ऐसा, डायरेक्ट नहीं कह रहा कि इसमें आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन पेपर में ज्यादातर ऐसे ही आता है जुडिशियल रिव्यू के नाम से। तो न्यायिक समीक्षा याद रखेंगे बस इतना, ठीक है। आर्टिकल 13 में कानून के रूप में संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, समझ में आ गया, आर्टिकल 13 के मामले में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल वाले केस में क्या कहा था कि संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह संविधान के मूल ढांचे, देखो जब भी फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ कोई मामला होगा, ठीक है, तो वो मूल ढांचे से आएगा। हालांकि देखो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर नहीं कर पाया कि ये ही फंडामेंटल राइट नहीं, ये ही चीज जो है मूल आधार है। जैसे ये मकान है, ये बिल्डिंग है, तो इसका मूल आधार क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आप देखोगे इसकी नींव और इसकी चारों तरफ की दीवार और छत,
बस ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पीओपी लगी हुई है, साइड में ये लाइटें लगी हुई हैं, फलाना, ये जो है ऐसी ऐसी जो चीजें हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आती हैं। तो वैसे ही हमारा संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको मूलभूत ढांचा कहते हैं, तो मूलभूत ढांचा बार बार सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, परिभाषित करता है, बार बार बताता है। और उसने कहा भी है कि हम समय समय पर क्या करेंगे, ये बताएंगे कि कौन सा आपके बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता। ठीक है, समझ में आया इतना? तो मूलभूत ढांचा, तो यहां 1973 का जो केस था, 1973 का 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल केस, इसमें बताया था कि अगर मामला किससे जुड़ा होगा, फंडामेंटल राइट से जुड़ा होगा, मौलिक अधिकारों से जुड़ा होगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, रिव्यू करने का काम करेंगे, उसे चुनौती देने का काम करेंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी वाली बात? और अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा होगा, उल्लंघन कर रहा होगा, तो हम उसे सीधे सीधे क्या घोषित कर देंगे, बस जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी थोड़ा समझाया था आपको। ठीक है, ठीक है, आंग्ल भाषा, ठीक है, इसको देख लेना एक बार, कीजिए ना। इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इससे आगे, क्योंकि आर्टिकल 14 अपने आप में फिर दो थ्योरी कह रहा है, कहाँ कह रहा है, यहाँ। ठीक है, तो इसको अब बीच में छोड़ नहीं सकता हूँ, तो इसलिए कंप्लीट कराना पड़ेगा, 7 मिनट में पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ कह रहा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, और कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो ये दोनों लॉ समझाने पड़ेंगे, तब आपको थोड़ा आर्टिकल 14 समझ में आएगा। समानता का अधिकार तभी समझ में आएगा जब ये दोनों लॉ आपको पता होंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही करते हैं, विश्राम।